दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति जी की न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति और साथ ही साथ वीटो पावर को भी डिटेल में देखेंगे। तो न्यायिक शक्ति में हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले क्लास में, मैंने थोड़ी सी ब्रीफिंग दे रखी है आपको। तो न्यायिक शक्ति में हमने क्या क्या पढ़ा है, राष्ट्रपति क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं और क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, क्षमा कर सकते हैं मतलब क्षमादान की शक्ति। ठीक है, क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति जी को। अब क्षमादान की शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्तियां हैं, इसको हम न्यायपालिका में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आज हम राष्ट्रपति जी की शक्तियों में क्षमादान की शक्ति को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी की क्षमादान की शक्तियां कैसी कैसी होती हैं, देखिए टोटल 4 प्रकार की शक्तियां हैं। ठीक है, मतलब टोटल 5 प्रकार से क्षमादान कर सकते हैं वो। ठीक है, जैसे पहले तो पूरा ही क्षमादान दे दिए। ठीक है, क्षमादान फिर क्या होता है, देखिए पहले पूर्णतः क्षमा कर दिए, फिर हम क्या करेंगे, उसकी अवधि को कम कर देंगे, प्रकृति को कम कर देंगे, या फिर अवधि और प्रकृति दोनों को कम कर देंगे। और मतलब प्रकृति को चेंज करना और अवधि को कम करके प्रकृति को भी बदल देना। और लास्ट में क्या करेंगे, उसी सजा को थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है, दैट मीन्स विलंबन या विराम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये क्या, क्षमा, लघुकरण, प्रविलंबन, विलंबन। ठीक है, अतः आगे आगे हम देखते जाते हैं। पहला आता है पार्डन, क्षमा कर देना। तो क्षमा में इसे क्या किया जाता है, पूर्णतः क्षमा कर दिया जाता है, अर्थात व्यक्ति की अपराध पूर्व स्थिति में, मतलब व्यक्ति जो होता है वो अपराध पूर्व स्थिति में वापस आ जाता है और सजा के कारण आई योग्यताएं भी इसके साथ ही साथ समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, अगला है लघुकरण। तो लघुकरण में क्या किया जाता है, अवधि को कम किया जाता है। ठीक है, लघुकरण मतलब अवधि को कम किया जाता है। इसके साथ ही साथ एक आता है, देखिए लघुकरण के बाद परिहार देखना है। ठीक है, लघुकरण और परिहार को हम थोड़ा कंपेयर करेंगे। लघुकरण में क्या हमने किया कि सजा की, मतलब सजा की प्रकृति को चेंज कर दिया। ठीक है, लघुकरण में हमने सजा की प्रकृति को चेंज कर देते हैं, जैसे कि आजीवन कारावास, अगर किसी को सजा दी गई है तो उसे हम कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देते हैं, या फिर मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देते हैं। ठीक है, या फिर आजीवन कारावास है तो उसको थोड़ा कम कारावास में बदल देते हैं, साधारण कारावास में। तो हमने इसमें क्या किया, अवधि को चेंज किया, और अवधि को चेंज करना क्या है, परिहार है। ठीक है, लेकिन हम मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल रहे हैं, या फिर कठोर कारावास को उसी अवधि के लिए साधारण कारावास में बदल रहे हैं। याद रखना है, लघुकरण में अवधि चेंज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्रकृति बदल रही है। ठीक है, प्रकृति बदल रही है, दैट मीन्स मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में या फिर कठोर कारावास को साधारण कारावास में। और आगे आता है परिहार। परिहार में हम क्या करते हैं, इसमें अवधि को चेंज करते हैं। जैसे किसी को आजीवन कारावास दिया गया है तो उसको कुछ सालों का साधारण कारावास करा दिए, या फिर 4 साल की सजा को 2 साल में कराए। फिर आगे आता है विराम। विराम, ठीक है, विराम को क्या किया जाता है, मतलब सजा की प्रकृति को बदलने के साथ साथ इसमें मतलब अवधि को भी चेंज किया जाता है, तो वहां पे क्या आ जाता है, विराम आ जाता है। और जैसे 4 साल का अगर कठोर कारावास है या फिर आजीवन कठोर कारावास है तो उसको आजीवन सरल मतलब उसको अवधि को भी कम करके, मतलब कुछ सालों के लिए, 10 साल के लिए सरल कारावास, ऐसे करके प्रकृति को भी हमने क्या किया, चेंज कर दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद और जैसे फिर प्रविलंबन। प्रविलंबन ये एक मतलब थोड़ा सा ना रोक लगाया जाता है किसी भी चीज में। राष्ट्रपति सजा को कार्यरूप देने के लिए अस्थायी रोक लगाते हैं। ठीक है, कार्यरूप देने के लिए अस्थायी रोक लगाते हैं। और जैसे गर्भ विराम का क्या कंडीशन होता है, अवधि को भी बदल देते हैं और प्रकृति को भी बदल देते हैं। तो ये ना विशेष अवस्थाओं में किया जाता है, जैसे दिव्यांग रूप से लोगों के लिए या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है, अब देखते हैं राज्यपाल की क्या क्या क्षमादान की शक्तियां होती हैं। तो राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्तियां होती हैं। ये केवल क्या करते हैं, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद करना है, यदि किसी व्यक्ति को राज्य कानून का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया जाता है तो राज्यपाल क्षमा कर सकते हैं।
मृत्यु दंड के मामले में राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते हैं, याद रखना है। इसमें लघुकरण, प्रविलंबन आदि कर सकते हैं। जैसे मृत्यु दंड के मामले में पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकते, मतलब जो व्यक्ति है वो अपराध पूर्व स्थिति में वापस नहीं आ सकता, लेकिन लघुकरण और प्रविलंबन का इनके पास पावर रहता है। ठीक है, 1987 में जो 1987 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय आए थे, जो हमको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ निर्णय में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, मतलब क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते राष्ट्रपति जी क्षमादान की शक्तियों के दौरान। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों को विभिन्न मामलों में अध्ययन कर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन पर सिद्धांत बनाए। ठीक है, दया याचना करने वाला जो व्यक्ति होगा, जैसे अगर राष्ट्रपति जी के पास कोई दया याचना के लिए क्या करेगा, फाइल करेगा, तो उसे मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। मतलब वो ये नहीं कह सकता कि राष्ट्रपति जी हमारे सामने आके बोलेंगे हम तभी मानेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति प्रमाणिक साक्ष्य का पुनः अध्ययन कर सकते हैं, उसका विचार न्यायालय से भिन्न भी हो सकता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे न्यायपालिका की परामर्श शक्तियां काम नहीं कर रही है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल से वो सलाह ले रहे हैं। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्णय देता है और उसको क्या करना है, दया याचना के लिए राष्ट्रपति जी के पास ले जाया जाता है, तो वो क्या करेंगे, पहले मंत्रिमंडल से परामर्श लेंगे, उसके बाद और उनका जो भी निर्णय होगा या उनका जो भी विचार होगा वो न्यायपालिका के मूल निर्णय से भिन्न हो सकता है। इसको भी हमको याद रखना है। अपने आदेश का कारण, और राष्ट्रपति जी अपने आदेश का कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकते हैं बल्कि प्रामाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकते हैं। राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इनको जो भी राष्ट्रपति जी का पूर्ण निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अलग हो सकता है, पूर्णतः अलग हो सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी भी दिशा निर्देश का पालन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति की इस शक्ति पर कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कि राष्ट्रपति जी के निर्णय पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। ठीक है, सिवाय वहां जहां राष्ट्रपति जी स्वेच्छाचारी, विवेक रहित, दुर्भावना अथवा भेदभाव न हो। मतलब यहाँ पे भी ये देखा जाएगा कि राष्ट्रपति जी के निर्णय में स्वेच्छाचारी होना, विवेक रहित होना, दुर्भावना या किसी भी प्रकार का भेदभाव की भावना तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो राष्ट्रपति जी के निर्णय को भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति जी अगर रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। ठीक है, जैसे अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है, किसी घोर अपराधी को मृत्यु दंड मिला है और उसने क्षमा याचना के लिए राष्ट्रपति जी के पास क्या किया है, याचिका दायर की है। ठीक है, तो वो क्या कर, वो ना इसमें अगर मना कर देते हैं, मतलब रद्द कर देते हैं इसे, तो दोबारा याचिका उनके पास नहीं दी जा सकती है। ठीक है, याद रखना है क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राष्ट्रपति जी के निर्णय से अलग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी को मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल से सलाह लेनी होगी। और क्या है, जो दया याचना करने वाला होगा उसे मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। और क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी पुनः जो भी अध्ययन, जो भी साक्ष्य हो उनका पुनः अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति जी की निर्णय पर, मतलब जो भी उनका निर्णय होगा उनकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी जब तक कि कोई भेदभाव, स्वेच्छाचारी या विवेक रहित भावना न मिली हो। ठीक है, और राष्ट्रपति जी किसी भी केवल दंड से राहत नहीं दे सकते बल्कि प्रमाणिक भूल को भी माफ कर सकते हैं। याद रखना है। इनकी सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति जी की सैन्य शक्तियां, तो देखिए जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो सेना के सर्वोच्च कमांडर माने जाते हैं। ठीक है, सर्वोच्च कमांडर, याद रखना है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति जी होते हैं। उन्हें 26 जनवरी के दिन सब क्या करते हैं, सेनाओं की ओर से सलामी भी दी जाती है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति युद्ध घोषणा भी करते हैं और साथ ही साथ युद्ध विराम भी वही करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किसी भी देश में, मतलब भारत में, युद्ध की घोषणा की जाती है। अब देखते हैं उनकी कूटनीतिक शक्तियां।
कूटनीतिक शक्तियां, तो कूटनीतिक शक्तियों में क्या आएगा, अन्य देशों के साथ राष्ट्रपति सभी संधियां समझौते और राष्ट्रपति जी के नाम से ही किए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, क्योंकि वो कार्यपालिका मतलब प्रमुख राष्ट्रपति जी के तरफ से करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की ओर से किए गए समस्त कार्य क्या है, प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें अन्य देशों से सभी संधियां समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ये उनकी कूटनीतिक शक्तियां हैं। अन्य देशों में हमारे राजदूत व उच्चायुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। उच्चायुक्त की नियुक्ति मतलब जो जैसे बहुत सारे देशों में इंडियन एम्बेसीज होती हैं, तो वहां पे जो भी ऑफिसर होते हैं उनकी नियुक्ति, मतलब वहां की जो उच्चायुक्त होते हैं, शांति दूत कहा जाता है जिन्हें, राजदूत दूत कहा जाता है इन्हें, मतलब हर एक शांति प्रिय देश अपना एक राजदूत दूसरे देश में रखता है। ठीक है, राजदूत, तो इसे क्या, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। और आज हम देखते हैं आपातकालीन शक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति होती है आपातकालीन शक्ति, तो इसे हम आपातकाल में अलग से देखेंगे। यहाँ पे बस बेसिक इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास 3 प्रकार की आपातकाल की शक्तियां होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की आपातकाल की शक्तियां, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्यों में आपातकाल, या फिर वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 3 राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश में आपातकाल की घोषणा हो जाए, किसी एक ही राज्य में आपातकाल की घोषणा हो तो राज्यों में आपातकाल, या इसे ही हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन इसका मूल नाम है जो संविधान में उल्लेखित है। राज्यों में आपातकाल करके कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे राज्यों में आपातकाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट यूजफुल वर्ड राज्यों में आपातकाल ही आता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन इसका ओरिजिनल मतलब संवैधानिक भाषा है। ठीक है, और तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल, तो तीनों के अनुच्छेद भी है। अनुच्छेद 352 जब लागू होगा तो पूरे देश में आपातकाल लगेगा। ठीक है, 356 जब लागू होता है तो राज्यों में आपातकाल लगता है, यानी राष्ट्रपति शासन, और 360 जब लागू होता है ना, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा मानी जाती है। इससे वित्तीय आपातकाल की घोषणा। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति क्या क्या होती है। आपातकाल मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि हम आगे एक पूरे चैप्टर में सिर्फ आपातकाल ही पढ़ेंगे कि आपातकाल के दौरान किस किस मौलिक अधिकार का मतलब मौलिक अधिकार को रोका जाता है, स्थगित किया जाता है, और कौन कौन से लागू रहते हैं। उस टाइम केंद्रीय विधानमंडल का क्या कर्तव्य होता है, राज्य विधानमंडल का क्या कर्तव्य होता है, ये सब हम एक अलग वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बस राष्ट्रपति जी की शक्तियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वीटो शक्तियां, वीटो कितने प्रकार के होते हैं, वीटो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, फिर होता है सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो और क्वालिफाइंग वीटो, 4 प्रकार के वीटो पावर राष्ट्रपति जी के पास दिए गए। वीटो का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, वीटो का मतलब क्या होता है, वीटो का मतलब क्या होता है कि किसी निर्णय पर अगर मान लीजिए किसी एक मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी के पास पावर है, वो पावर है कि वो उनके निर्णय को मना कर सके, रोक के रख सके, या फिर पारित कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी की वीटो पावर शक्तियां आती है। पारित हो गया तो पारित हो गया, मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हैं, इसका मतलब वो अपनी वीटो शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर, अब पहला देखते हैं हम एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट मतलब नहीं, निरस्त कर देना। ठीक है, सहमति हमने नहीं दी तुमको, तो हमने क्या किया, अपने एब्सोल्यूट वीटो का उपयोग किया। एब्सोल्यूट वीटो, इसे आत्यांतिक वीटो भी कहते हैं हिंदी में। इसे सहमति नहीं देना या फिर अस्वीकार कर देना। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं या फिर अस्वीकार कर दे रहे हैं। ये दो स्थितियों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 2 स्थितियों में प्रयोग किया जाता है, यदि कोई निजी विधेयक हो या फिर मंत्रिपरिषद बदल जाए। ठीक है, मंत्रिपरिषद बदल जाना का मतलब जैसे एक ही मंत्री, मतलब उसी गवर्नमेंट में एक सरकार, जिस पार्टी ने सरकार बनाई है वो मंत्रिपरिषद अपना चेंज करना चाह रहा है, या फिर दूसरे नए लोगों को मंत्री बनाना चाह रहा है, या फिर उसकी सरकार ही गिर जाए। ठीक है, सरकार गिर जाए तब एक और कंडीशन आता है पॉकेट वीटो का, लेकिन यहाँ पे भी आता है मंत्रिपरिषद बदल जाए तब भी असहमति दे सकते हैं राष्ट्रपति, या फिर कोई निजी विधेयक हो तो भी दे सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, इन सब में वीटो पावर का यूज नहीं किया जाता है, याद रखना है। और रही बात एब्सोल्यूट वीटो की, तो ये आज तक 2 बार
यूज हो चुका है। ठीक है, आज तक के इतिहास में भारत में 2 बार एब्सोल्यूट वीटो का यूज हुआ है। कब? एक 1954 में, जब पटियाला और ईस्ट पंजाब का केस चल रहा था, तब इसके विधेयक के लिए पेप्सू राज्य के विनियोग विधेयक के लिए पंजाब एक्सटेंड टू दी, मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, स्टेट यूनियन ने एक्ट आया था। इस पे राजेंद्र प्रसाद जी ने पेप्सू राज्य के पेप्सू विनियोग विधेयक पर क्या किया था? एब्सोल्यूट वीटो का उपयोग किया था। उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी थी। और एक दूसरा प्रयोग हुआ था 1991 में, वेंकट रमन्ना ने की थी। ठीक है, और ये सांसदों के वेतन भत्ते संबंधित बिल पर था। इन्होंने मना कर दिया वेतन बढ़ाने से। एब्सोल्यूट वीटो, और क्यों मना किया था ये भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि 1991 में भारत में भारी वित्तीय संकट चल रहा था। ठीक है, इसीलिए इनके जो भी वेतन भत्ते संबंधी बिल थे, इन पे एब्सोल्यूट वीटो का यूज करना पड़ा। फिर इसके बाद औद्योगिक नीति आई थी, जिसके द्वारा क्या किया गया, इसे सबको ठीक किया गया था, वित्तीय संकट को। फिर सेकंड होता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब किसी को सस्पेंस में रहने देना। सस्पेंस में कोई कैसे रहेगा? ठीक है, यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, ठीक है, तो इसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। मतलब सस्पेंस में रहना कि हमें ये बिल समझ में नहीं आ रहा है, विधेयक समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार देख लीजिए। पुनर्विचार के लिए हमने क्या किया? लौटा दिया। तो इसे ही क्या कहा जाता है? निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। और क्योंकि राष्ट्रपति कुछ समय के लिए विधेयक को इससे क्या कर सकते हैं? निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, यदि संसद में उस विधेयक को पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, याद रखना है, सस्पेंसिव वीटो में सस्पेंड कर देना, ये करके याद रखना। ठीक है, सस्पेंड कर देना, निलंबन कर देना। कुछ समय के लिए हमने एक विधेयक को बोला कि आप दोबारा देख लीजिए, हमने निलंबित कर दिया उसे। फिर उन्होंने अगर वापस पारित करके मेरे पास वापस भेजा, यानी राष्ट्रपति के पास वापस भेजा, तो हम क्या करेंगे? उसमें राष्ट्रपति जी को उसमें सहमति देनी होती है। ठीक है, ये उनके लिए बाध्यकारी हो जाता है। केवल एक बार ही वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और थर्ड आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब कि हमने नहीं तो पुनर्विचार के लिए लौटाया है, नहीं सहमति दी है, नहीं असहमति दी है, हमने क्या किया है? उसे अपने पास रोक के रख लिया है। किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति समय सीमा से बंधा नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सहमति दे या न दे, उसे अस्वीकार कर ले, उसे पुनर्विचार के लिए न लौटाए, मतलब न तो सहमति दे रहे हैं, न तो अस्वीकार कर रहे हैं, न ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हैं, तथा विधेयक राष्ट्रपति के टेबल पर ही मतलब पड़ा रहे, ठीक है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। इसका मतलब राष्ट्रपति जी ने उस विधेयक बिल को अपने पास ही रखा हुआ है, न वो सहमति दे रहे हैं, न असहमति दे रहे हैं, न निलंबनकारी वीटो का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? अपने पास ही रहने दिया। तो इसमें क्या होगा? इसे ही पॉकेट वीटो कहा गया है। जेबी पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जेबी वीटो। ये केवल एक बार प्रयोग में लाया गया है। कब लाया गया है? 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा लाया गया था, भारतीय डाक विधेयक पर। याद रखना है, पूछ लेगा किसी भी एग्जाम में, एक ही बार उपयोग लाया गया है 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक विधेयक पर। और आखिरी वीटो आता है क्वालिफाइंग वीटो। ठीक है, यदि राष्ट्रपति को किसी विधेयक को लौटाते हैं और वापस लौटाकर विधानमंडल उस विधेयक को विशेष बहुमत से पुनः पारित कर देती है, तो इसमें क्या होता है? इसे पारित माना जाता है। राष्ट्रपति जी की सहमति की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसे ही क्वालिफाइंग वीडियो माना जाता है। मान लिया जाता है कि ये क्वालिफाई हो चुका है, जैसे कि राष्ट्रपति जी ने एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाया और फिर विधानमंडल ने उसे दोबारा पारित कर दिया, दोबारा विशेष बहुमत से पारित कर दिया, और इसे राष्ट्रपति जी की फिर क्या होगी? सहमति की आवश्यकता नहीं होती, उसे पारित माना जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास यह वीटो है, याद रखना है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास यह वीटो है। ठीक है, अब देखते हैं पॉकेट वीटो के बारे में कुछ बातें। पॉकेट वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर किसी विधेयक पर अपनी सहमति देनी हो। यदि राष्ट्रपति 10 दिन तक विधेयक को रोक के रखता है, इस दौरान कांग्रेस का सत्र समाप्त हो जाए तथा वह विधेयक भी समाप्त माना जाता है। मान लेते हैं कोई सत्र चल रही है और उस सत्र के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया है, वो राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया है। ठीक है, और 10 दिन में वो सत्र समाप्त होने वाली है, तो क्या होगा? अगर 10 दिन तक वो रोक लिए
तो क्या माना जाएगा, विधेयक भी समाप्त माना जाएगा। मतलब अगर दोबारा गवर्नमेंट बनती है, उसी मतलब यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने कांग्रेस का, कांग्रेस की जैसे दोबारा गवर्नमेंट बनती है तो उस विधेयक को लोग को फिर से पारित कराना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा है यहाँ पे, फिर से पारित कराना पड़ेगा और फिर से राष्ट्रपति जी की अनुमति के लिए भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सत्र समाप्त होने पे मतलब विधेयक भी समाप्त हो गया था, ठीक है, ये मान के चलना है कि सत्र समाप्त हो मतलब विधेयक भी समाप्त हो गया। अब देखते हैं अध्यक्ष अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति में ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ कुछ विशेष शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति जी के पास। जैसे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अगर सत्र न चल रहा हो, सदन का संसद का सत्र न चल रहा हो या फिर क्या हो मतलब आपातकाल लगा हो, तो राष्ट्रपति जी किसी कानून को लागू करने के लिए क्या करते हैं, अध्यादेश पारित करते हैं, ठीक है। और यदि सरकार को तत्काल किसी कानून की आवश्यकता होती है तो क्या कर सकते हैं, और संसद के दोनों सदन क्या है, सत्र में नहीं है, इस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है। 123 के तहत राष्ट्रपति जी अपना आर्टिकल याद रखना है, 123 के तहत राष्ट्रपति जी अपना अध्यादेश जारी करते हैं, और आर्टिकल 213 ठीक है, 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है। और अध्यादेश के बारे में कुछ कुछ देखते हैं बातें। अध्यादेश क्या होता है, एक अस्थायी कानून होता है, ठीक है, अस्थायी कानून होता है, मतलब संसद अगर सत्र में वापस आती है और लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य वापस सत्र में आते हैं तो इसे क्या करना पड़ता है, 6 हफ्तों के भीतर पारित कराना पड़ता है, ठीक है, उसे दोनों सदनों से पारित कराना पड़ता है, नहीं तो 6 हफ्तों बाद वो खुद ही समाप्त माना जाता है, ठीक है। यह संसदीय कानून की भांति ही प्रभावी रहता है और इसके द्वारा किसी संसदीय कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता। याद रखना है, इसके माध्यम से मतलब अध्यादेश के दौरान किसी भी संसदीय कानून में संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसमें इसमें क्या होगा, संविधान संशोधन विधेयक भी मतलब संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश भी जारी नहीं किया जा सकता है। याद रखना है, या ना तो संसद के कानून होंगे ना तो संविधान चेंज हो सकता है इसके द्वारा। ये सिर्फ एक मतलब किसी तत्काल में किसी कानून की आवश्यकता है, जैसे कृषि बिल लाया गया था तो कृषि बिल भी एक ऑर्डिनेंस था, ठीक है, ऑर्डिनेंस था, वो आर्टिकल 123 के तहत लाया गया था। इसका बहुत विरोध हुआ, पारित होने के बाद भी इसका बहुत विरोध हुआ, किसानों ने विरोध किया तो इसे क्या किया दिया गया, रद्द कर दिया गया, ठीक है। और इसका भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है। भूतलक्षी क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है, याद रखना है, मतलब अध्यादेश के दौरान अगर कोई काम हुआ है, उस अध्यादेश के कानून के तहत अगर कोई काम हुआ है तो उसे प्रॉपर माना जाएगा, भूतलक्षी क्रियान्वयन माना जाएगा, क्योंकि वो भी एक कानून है, ठीक है, अस्थायी है लेकिन कानून है जो संसदीय कानून की भांति ही प्रभावी रहता है, ठीक है। यदि अब देखते हैं कि कैसे कैसे अध्यादेश जारी किया जा सकता है, किन किन कंडीशंस में, मैंने आपको कंडीशंस बताए हैं। यदि क्या हो, संसद के यदि दोनों सदन सत्र में नहीं हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यदि एक सदन सत्र में है और दूसरा नहीं है तो भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इसमें क्या कंडीशन हो सकता है, देखिए, लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है, और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ठीक है, राज्यसभा भंग नहीं होती, इसका सिर्फ सत्र समाप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है कि अगर राज्यसभा सत्र में है और लोकसभा भंग है मतलब दूसरा सदन नहीं है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। याद रखना है, अगर राज्यसभा सदन सत्र में है और दूसरा नहीं है मतलब लोकसभा मान लेते हैं भंग हो गया है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यदि दोनों सदन सत्र में है तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। दोनों सदन सत्र में हो तो अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अध्यादेश लागू रहने की अवधि देखते हैं। अध्यादेश लागू रहने की अवधि क्या होती है, अधिकतम 6 माह तक लागू रहती है, ठीक है। अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रहती है और संसद के दोनों सदनों के आरंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक लागू रहता है। 6 माह क्यों माना गया है, क्योंकि सत्र न चलने की अवधि मतलब एक सत्र से दूसरे सत्र की अवधि मैक्सिमम 6 माह मानी गई है। अगर मानसून सत्र चल रहा है और उसके बाद बजट सत्र आना है, ठीक है, बजट सत्र आना है तो उन दोनों के बीच मैक्सिमम अवधि 6 माह की रहती है। इसीलिए माना गया है कि अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता है और 6 माह के अंदर ही अगर सत्र में वापस आ गए हैं तो सत्र में वापस आने के जस्ट 6 सप्ताह बाद इसे अध्यादेश लागू रहेगा और इसी बीच में क्या कराना होगा, दोनों सदनों से पास कराना होगा, नहीं तो ये 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हम 6 माह और 42 दिन को देखें तो ये लगभग इसे लगभग के रूप में लीजिएगा, लगभग
222 दिन का ये इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, मानना है अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि बोलेगा तो कितना जाना है, 6 माह तक, और सत्र के आरंभ होने के बाद 6 सप्ताह तक। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम 6 माह और 6 सप्ताह को जोड़ते हैं तो कुल 222 दिन के लगभग आता है। इसमें आप 223-24 ले सकते हो, क्योंकि मंथ कौन सा चल रहा है इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लागू रहने के दौरान किए गए अध्यादेश लागू कर रहने के दौरान जितने भी कार्य किए जाएंगे सभी वैधानिक होंगे। ठीक है, अब देखना इसमें एक वाद आया था 1981 में। मैं आपको ये प्रॉपर जितने भी टॉपिक्स हैं सब एक वाद की तरह वाद के माध्यम से समझा रही हूँ। मतलब अधिकतम जितने भी वाद इसमें शामिल हो सकते थे मैंने सारे किए हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जो वाद के दौरान नए नए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आते हैं, कानून आते हैं, उसे भी इम्पोर्टेंट उससे भी क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डीसी माधवावाद आया था 1981 में। इसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अध्यादेश की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब किसी अध्यादेश को संसद में पारित कराने के प्रयास किए बिना एक ही लेख के साथ बार बार जारी नहीं किया जा सकता। मतलब अगर राष्ट्रपति जी या फिर राज्यपाल कोई भी अध्यादेश ला रहे हैं तो उसे क्या होगा, सत्र में वापस आने के बाद सदन से पारित कराना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर उसे मतलब बार बार क्या अगर प्रयास कराए बिना, मतलब पास कराने का प्रयास कराए बिना इसे बार बार नहीं लाया जा सकता। जैसे 1967 में क्या हुआ था, बिहार के राज्यपाल थे जिन्होंने क्या किया, एक ही अध्यादेश को 256 बार जारी किया था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं निरंकुशता का प्रतीक हो जाती है। इसीलिए सत्र में वापस आने के बाद ही पास कराना आवश्यक होता है, और पास कराने के प्रयास किए बिना उस अध्यादेश को दोबारा भी नहीं लाया जा सकता है। ये बात भी याद करना है। ठीक है, और 256 बार एक ही विधेयक को लाया गया था। ठीक है, 1967 से 1981 तक, मतलब लगभग 14 साल तक एक ही विधेयक को एक ही अध्यादेश को बार बार लाया जाते रहा गया, और इसे पास कराने का प्रयास भी नहीं किया गया। इसीलिए डीसी वाद आया था 1981 में। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अगर आप अध्यादेश को पास कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उसी अध्यादेश को दोबारा नहीं ला सकते हैं। ठीक है, ऐसा करना क्या होता है, कार्यपालिका द्वारा विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप होता है। कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल, विधायिका मतलब जितने भी संसद के सदस्य होते हैं वो सब विधायिका में आते हैं। ठीक है, जितने भी विधानमंडल के सदस्य होते हैं वो सब विधायिका में आते हैं। ऐसा यह कार्यपालिका का विधायिका के कार्यक्षेत्र में क्या होता है, अतिक्रमण होता है। ठीक है, देखना है यहाँ पे अध्यादेश की शक्ति असीमित नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों सदनों के सत्र में वापस आने के 6 सप्ताह बाद यह स्वतः ही समाप्त हो जा रही है, और संसद क्या कर सकती है, इसे 6 सप्ताह से पहले भी समाप्त कर सकती है। जब इसे संसद का अनुमोदन के लिए रखा गया है तो सरकार को इसे जारी करने के कारणों का स्पष्टीकरण देना रहता है। ठीक है, अगर संसद के अनुमोदन के लिए रखा गया है तो जो भी मंत्रिमंडल होगा वो इसे जारी करने के कारण बताएंगे। ठीक है, जैसे कृषि बिल आया था तो कृषि बिल एक ऑर्डिनेंस था। ठीक है, जैसे ही सत्र में वापस आई थी संसद तो सरकार ने कुछ कुछ कारण बताए और उसके माध्यम से क्या किया गया, सबकी अनुमति लेकर, सबकी सहमति लेकर कृषि बिल को पास कराया गया था। हालांकि ये जनता के द्वारा इसका बहुत विरोध हुआ तो क्या किया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। इसके जारी करने के कारणों का न्यायिक पुनर्विलोकन भी किया जा सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसकी जांच भी कर सकती है। ठीक है, न्यायालय ने माना कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। जब इसका दुरुपयोग किया जाता है तो मीडिया सरकार पर नैतिक दबाव उत्पन्न करता है। ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया था एक जैसे 38वां संविधान संशोधन था तो इसमें क्या प्रावधान किया गया था, इसमें प्रावधान किया गया था कि अध्यादेश जारी करने की तात्कालिक आवश्यकताओं पर राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम है तथा इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे 38वां संविधान संशोधन क्या कहता है, अध्यादेश जारी करने की तात्कालिक आवश्यकताओं पर राष्ट्रपति की संतुष्टि जो होती है वो अंतिम होती है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन इसे बदला गया 44वें संविधान संशोधन से, और इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के दौरान 1975 टू 6 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी उसमें इसी का क्या हुआ था, दुरुपयोग हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति जी से आपातकाल की अनुमति ले ली गई थी और क्या किए, और इसके बाद पूरे राष्ट्र में आपातकाल
लागू कर दिया गया था, ठीक है। और जब किसी भी राज्य में आपातकाल लागू रहता है तो हर चीज मतलब प्रॉब्लम में आती है, मतलब सबका स्कूल बंद होता है, ठीक है, सारे काम बंद हो जाते हैं, कोई दुकानें नहीं खुल रही है, अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाती है, कृषि, सेवा, उद्योग, हर क्षेत्र में हानि होती है, ठीक है। इसीलिए इसे 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था। मतलब इसे क्या क्या, क्या राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम नहीं माना गया। मतलब जैसे अध्यादेश जारी करने की तात्कालिक आवश्यकताओं पर राष्ट्रपति के साथ साथ अब मंत्रिमंडल की भी शक्ति आवश्यक, मतलब मंत्रिमंडल की सहमति आवश्यक होती है, और साथ ही साथ इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। न्यायालय में इस बात को चैलेंज किया जा सकता है कि ये जो आपातकाल लगा है या फिर ये जो अध्यादेश है वो गलत है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और विद्यालय आईएएस से जुड़े रहें। अगली क्लास में हम और भी प्रधानमंत्री देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी और अपनी तैयारी में जुटे रहें।